तो आज टॉपिक नंबर 5 लेकर आए हैं, जिसमें हम समझेंगे अम्ल एवं क्षारकों के गुण। तो आज का अति महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो देखिए, अम्ल और क्षारकों के गुण क्या क्या हैं, जिनको हम समझेंगे ध्यान से। तो एक तरफ डाल दीजिए जैसे अम्ल और दूसरी तरफ क्षार। तो इधर समझेंगे नंबर 1, अम्ल के गुण क्या हैं और क्षारकों के गुण क्या हैं। तो जैसे स्वाद में अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये मैंने परिभाषा में भी बताया था। और क्षार हमारे स्वाद में कड़वे व तीखे होते हैं। पहला गुण समझ में आया होगा, अम्ल तो खट्टे होते हैं और क्षारक कड़वे व तीखे होते हैं। दूसरा है, स्पर्श में ये कैसे रहते हैं। तो दोनों के स्पर्श देखेंगे। जब किसी अम्ल को हम स्पर्श करते हैं, टच करते हैं, छूते हैं, तो अम्लों को स्पर्श करने पर ये जलन उत्पन्न करते हैं। जब तीव्र अम्लों को स्पर्श करते हैं तो जलन, और वो हानिकारक भी हो जाते हैं। और हमारे क्षार हैं, तो ये क्षारों को स्पर्श करने पर ये साबुन जैसे चिकने दिखाई देते हैं, साबुन जैसे चिकने लगते हैं, चिकने। ये दूसरा वर्ड समझ में आया होगा। नंबर 3 है, ये इनकी संक्षारण की स्थिति कैसी है। दूसरा है, अम्लों के संक्षारण की प्रकृति क्या है। तो जैसे हमारे जो सांद्र खनिज अम्ल हैं, सांद्र खनिज अम्ल जैसे H2SO4 या HCl, हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हाइड्रोजन सल्फेट, ये या कहिए सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सांद्र अम्ल हैं। तो ये संक्षारण करते हैं हमारे, जैसे कपड़े हैं और कागज है और धातुओं पर ये संक्षारण करते हैं। अर्थात इनको ये संक्षारित करके खराब कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। और इसमें है हमारी स्थिति संक्षारण की। तो ये जो प्रबल क्षारक होते हैं, प्रबल क्षारक, इधर हमारे ये प्रबल अम्ल हैं और इधर प्रबल क्षारक। तो ये धातुओं को तो करते हैं, जब प्रबल अम्ल होते हैं तो त्वचा को भी जला देते हैं, इधर हमारी त्वचा को भी जला देते हैं। जैसे तेजाब है हमारा, तो तेजाब से त्वचा जल जाती है। तो ऐसे ही जो हमारे क्षार हैं, तो ये भी प्रबल क्षार त्वचा को संक्षारित कर देते हैं, त्वचा को संक्षारित कर देते हैं। तो इसमें थोड़ा लिख पा रहा हूँ, जो शब्द हमारे मुंह से बोले जा रहे हैं उनको भी आप लिखते जाइएगा, क्योंकि टॉपिक बड़ा है। लगभग 8-9 नंबर बताऊंगा मैं इनके गुणों के। नंबर 4 पर है हमारा, सूचकों पर इनका प्रभाव क्या होता है। सूचकों पर इनकी क्रिया कराने पर क्या प्रभाव, क्रिया कहिए अभिक्रिया कराने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे इधर समझेंगे इनके सूचक और उधर समझेंगे इनके सूचक। तो पहले सूचक देखिए अम्लों के जो सूचक हैं, ये क्या प्रभाव दिखाते हैं।
तो ये जो पीला हमारा मेथिल ऑरेंज है, पीला मेथिल ऑरेंज, ये इनको लाल कर देते हैं। पीले मेथिल ऑरेंज को लाल कर देते हैं। नंबर 2 है इसमें, ये जो अम्ल है या उनके विलयन हैं, इनका फेनोल्फथेलिन, ये हमारा सूचक है, रासायनिक सूचक। एक और इसके साथ मैंने मेथिल ऑरेंज बताया था, ये रासायनिक सूचक हैं। तो जो फेनोल्फथेलिन सूचक है हमारा, इनका यानी इन पर अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑरेंज पर तो पड़ता है, लेकिन फेनोल्फथेलिन का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नंबर 3 है हमारा, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो इधर इसके सूचकों की 3 क्रियाएं, ये जो अम्ल हैं हमारे पीले मेथिल ऑरेंज को लाल कर देते हैं, और यहाँ भी अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। पीले को भी, पीला लिटमस पेपर को नहीं, पीले मेथिल ऑरेंज को लाल करते हैं, और यहाँ नीले लिटमस को लाल करते हैं। और इधर जो फेनोल्फथेलिन है, इस पर अम्लों का कोई प्रभाव नहीं होता है। अब इधर देखिए सूचकों की, तो ये सूचक जो हैं, ये लाल रंग को, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। और नंबर 2 है, ये नीला लिटमस जो होता है उस पर अप्रभावी होते हैं। अप्रभावी का मतलब ये इस पर कोई प्रभाव नहीं डालते। नंबर 3 है हमारा, ये जो क्षारक होते हैं, ये लाल लिटमस को तो नीला कर देते हैं, लेकिन नीले लिटमस पर इनका कोई प्रभाव नहीं होता है। नंबर 3 है, ये क्षार फेनोल्फथेलिन, जो हमारा फेनोल्फथेलिन विलयन है, इसको ये लाल कर देते हैं, विलयन को लाल कर देते हैं। और नंबर 4 है हमारा, ये हल्दी का जो विलयन होता है, हल्दी हमारी देखने में पीली होती है, तो हल्दी के विलयन को लाल कर देते हैं। और इसमें एक और नंबर है 5, ये जो मेथिल ऑरेंज है हमारा, मेथिल ऑरेंज पर ये अप्रभावी होते हैं, प्रभाव नहीं होता है। मेथिल ऑरेंज पर हमारे क्षारकों का प्रभाव नहीं होता है। तो ये 3 नंबर समझ में आए होंगे। अगला 4 नंबर है हमारा, इनके पहला नंबर, ये 2 3 4 हो गए। अब हमारा अगला 5वां नंबर है। तो 5वां नंबर है, ये धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं, धातुओं के साथ अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया, और इनकी अधात्विक ऑक्साइडों के साथ, अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करते हैं।
तो जब हमारे अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं, ये धातुओं के साथ अभिक्रिया चल रही है हमारी अम्लों की, तो जब ये हमारे अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं तो उनके लवण, तो यहाँ हम परिभाषा के तौर पर अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके लवण व H2 गैस देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो जैसे हमारी अभिक्रिया है Mg प्लस H2SO4, तो ये हमारी Mg धातु हो गई मैग्नीशियम और ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। तो जब ये अभिक्रिया करते हैं तो MgSO4 ये इसका लवण बना प्लस H2 गैस प्राप्त हुई, और इधर ये हमारे अधात्विक ऑक्साइडों के साथ क्षार जब क्रिया करते हैं तो ये भी लवण, ये देते हैं लवण प्लस H2 गैस, ये भी हमारे लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं। किनके साथ अभिक्रिया करके? अधात्विक ऑक्साइडों के साथ। हमारे अम्ल जो हैं धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं, और क्षार अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में इससे आगे भी नंबर हैं कुछ, तो अब इन्हें रब कर रहा हूँ मैं। अब देखिए हमारा 6वां नंबर है, तो 6वें नंबर को देखेंगे। ये जो अम्ल है हमारे कार्बोनेट व हाइड्रोजन कार्बोनेट, इनके साथ अभिक्रिया करके ये क्या करते हैं? तो और इधर ये हमारे क्षारक हैं, तो इनको जब ऊष्मा दी जाती है तो ऊष्मा के प्रभाव को दर्शाते हैं ये हमारे क्षार। तो इसमें जैसे कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब अम्ल क्रिया करते हैं तो अपघटित होकर, अपघटित कहते हैं जल को छोड़कर, यानी जल को भी छोड़ते हैं, लेकिन उनके साथ में उनके लवण और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। जैसे हमारा कार्बोनेट है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, तो जब ये हमारे HCl जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करेंगे तो NaCl ये हमारा लवण बना, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनी, प्लस इसके साथ में ये जल है। तो इसका मतलब है ये अपघटित होकर जल को छोड़ करके, जल को तो छोड़ते ही हैं, उसके साथ में लवण और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकालते हैं। तो समझ गए होंगे। एक और देख लीजिए, जैसे CaCO3 ये हमारा हुआ कैल्शियम कार्बोनेट, जब ये हमारे H2SO4 के साथ अभिक्रिया करेंगे, H2SO4 के साथ जब ये अभिक्रिया करेंगे तो ये हमारे उनके लवण यानी CaSO4 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस H2O ही बनाएंगे। तो इधर इनको कार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की या कहिए अम्लों की क्रिया होती है तो उनके लवण और हाइड्रोजन गैस बनती हैं, उनके लवण और हाइड्रोजन गैस बनती हैं। तो एक जैसे
एक और अभिक्रिया में कराऊं तो जैसे हमारी NaHCO3, इसकी रहेगी हमारी हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये हुआ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे हम सोडियम बाई कार्बोनेट भी कहते हैं। तो जब इस पर HCl से क्रिया कराते हैं तो इसका लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल ही बनता है। तो ये मैंने पहले ही बताया था कि कार्बोनेट के साथ, चाहे हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब अम्ल क्रिया करते हैं तो उनके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनते हैं और ये जल अपघटित हो जाता है। तो इधर देखेंगे अब ऊष्मा का प्रभाव। तो ये जो हमारे क्षार हैं वो ऊष्मा के साथ कुछ गर्म होकर के जल को उत्पन्न करते हैं। जैसे हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जब इसे ऊष्मा दी जाती है, गर्म किया जाता है, तो ये उस मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, यानी उनके ऑक्साइड बनाते हैं। ऑक्साइड के साथ साथ में ये जल को अलग कर देते हैं। तो इधर कहेंगे कि जब क्षार किसी हाइड्रोक्साइड के साथ, जब क्षार हाइड्रोक्साइड को, ये हाइड्रोक्साइड हमारा क्षार है, जब किसी हाइड्रोक्साइड कहिए या क्षार कहिए, इसको गर्म करते हैं तो इसका ऑक्साइड और अगला नंबर देखेंगे सातवां नंबर है हमारा धात्विक ऑक्साइडों के साथ अम्ल क्या करते हैं। धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया के साथ अभिक्रिया। तो जब हमारे अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, लवण व जल बनाते हैं। जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, जब ये HCl के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण बनेगा CaCl2 प्लस H2O। तो अम्ल धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। और हमारे क्षार, ये क्षार करते हैं, क्षारकों के देखेंगे हम विलयन, ये धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया इनकी नहीं है, ये क्षारकों के यहाँ पर विलयन है, विलयन। तो क्षारक जलीय विलयन में जब क्षारकों का जल के साथ विलयन बनाया जाता है तब ये हमें OH ऋण आयन देते हैं। तो जैसे हमारा क्षार है NaOH, तो जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन बनाएंगे, यानी जल में इसे घोलेंगे, मिलाएंगे, तो हमारा ये OH ऋण आयन हो जाएगा और Na+ अलग हो जाएगा। तो हमें प्राप्त होगा हाइड्रोक्साइड आयन, OH ऋण आयन ये देते हैं। और प्रबल क्षारकों को जब जल में मिलाया जाता है तो ये पूर्ण रूप से विघटित हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो अगला नंबर है हमारा 8वां। तो जब इनके अम्लों के विलयन किए जाते हैं, जब सभी अम्लों को जल में घोला जाता है अलग अलग रूप से, तब हमें क्या प्राप्त होता है। तो अम्लों के विलयन यहां आपने देखे, क्षारकों के विलयन, और इधर है अम्लों के विलयन। तो जब अम्लों के विलयन किए जाते हैं, जब इन्हें पानी में घोला जाता है, तो ये हमें स्वतंत्र
हाइड्रोनियम आयन देते हैं। ये अम्ल हमें जल में मिलकर क्या देते हैं? हाइड्रोनियम आयन। और ये प्रबल अम्ल के विलयन में पूर्णतः विघटित हो जाते हैं। तो जैसे HCl को जब हम H2O में विलय करते हैं तो ये हाइड्रोनियम आयन को पूर्ण रूप से अलग कर देते हैं और Cl हमारा अलग हो जाता है। और इधर देखेंगे हम ये इसका साथ का ये ज्यादा होता है, पर यहाँ धात्विक ऑक्साइड नहीं थे, इस वजह से 7 नंबर में इसको रख दिया गया। तो इसका हमारा 8 नंबर है। क्षार जब अम्लों से क्रिया करते हैं तब क्या होता है? अम्लों से के साथ अभिक्रिया, जब क्षारों की अभिक्रिया अम्लों के साथ कराई जाती है तो क्या होता है? तो ये हमने उदासीनीकरण की अभिक्रिया में समझा। जब क्षार अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। तो जैसे पहले ही हमने देखा था NaOH प्लस, तो इधर दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहां नीचे से, तो यहां देख लो, जब वैसे अभिक्रिया हमने उदासीनीकरण में लिखी है NaOH प्लस HCl अभिक्रिया करके NaCl प्लस H2O बनाते हैं। यानी अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके, समझ जाएंगे जो भी चैनल पर हैं वो उदासीनीकरण की अभिक्रिया को देख लेंगे, ये वही अभिक्रिया है। अम्ल क्षार से जब अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में है हमारे अम्ल और क्षारकों के उपयोग, ये इनके गुण हो गए, तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इन दोनों के गुण देखेंगे, अम्ल और क्षार के उपयोग। अब यहां पर गुणों को हटा देंगे, अब इनके देखेंगे उपयोग। तो अम्ल और क्षार के जो हमारे उपयोग है, तो जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये व्यावसायिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण अम्ल हैं। और इन अम्लों के उपयोग हम देखेंगे, तो इधर देखेंगे अम्लों के उपयोग, अम्लों के, और इधर देखेंगे क्षारकों के, क्षारकों के उपयोग। तो जैसे नंबर 1 है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। तो HCl का उपयोग क्या है हमारा? HCl हम किन में उपयोग करते हैं? तो नंबर 1 है क्लोराइड, क्लोराइड व क्लोरीन गैस बनाने में, क्लोरीन गैस बनाने में हम अम्लों का प्रयोग, अम्लों का नहीं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। नंबर 2, और इसका प्रयोग किस में करते हैं? ये इधर नंबर 1 कर दें इसे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग आगे हम करते हैं यशदीकरण, यशदीकरण या कहिए कलई करने पर। तो जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग होता है यशदीकरण, यशदीकरण कहते हैं कलई करना, किसी पर कलई जानते होंगे, जैसे हम आगे फिजिक्स में बताएंगे, जब किसी लेंस या कांच के पीछे चांदी की कलई कर दी जाती है तब वो हमें दर्पण के रूप में प्राप्त होता है। तो ऐसे ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग कलई के रूप में, तो जब हम प्रयोग करते हैं तो कलई से पहले लोहे की चादरों को, कलई से पहले लोहे की जो चादरें होती हैं, लोहे की चादरों को साफ करने के लिए, चादरों को साफ
करने के लिए। और नंबर थर्ड है हमारा, ये है वस्त्र उद्योग में कपड़ा रंगने के लिए भी करते हैं। वस्त्र उद्योग में कपड़ा रंगने के लिए हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। और इसी के बराबर में हम क्षार के रूप में देखेंगे तो क्षार है हमारे, ये अभी मैंने बताया था HCl, ये है हमारा अम्ल, ये HCl मैंने लिख ही दिया। और इसके बाद में नंबर बी के रूप में ये होगा हमारा HNO3। HNO3 नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। और नंबर सी पर हमने बताया है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ये तीन हमारे महत्वपूर्ण अम्ल हैं। तो पहले चलो इनको ही देख लें। ये क्षारकों के रूप में चार महत्वपूर्ण क्षारक हैं हमारे, तो अभी मैं उनको बताऊंगा, पहले इधर से क्लियर कर रहे हैं। तो नाइट्रिक अम्ल का उपयोग उर्वरक बनाने के लिए, उर्वरक विस्फोटक, विस्फोटक जानते होंगे, अभी जैसे दीपावली आएगी तो जो हम विस्फोटक के रूप में पटाखे वगैरह बनाते हैं, तो उन्हीं में ये विस्फोटक है। और औषधि बनाने के लिए, रंग बनाने के लिए, रंग व औषधि, औषधि जानते होंगे, दवाई बनाने के लिए हम नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। और नंबर 2 है इसका, सोना व चांदी के शोधन में भी इसका प्रयोग करते हैं। यानी सोने व चांदी का शोधन, शोधन कहते हैं शुद्धिकरण करने के लिए, इनको शुद्ध करने के लिए भी हम नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। के शोधन के लिए नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे इधर सल्फ्यूरिक अम्ल के प्रयोग, तो ये भी उर्वरक के रूप में प्रयोग कर दिया जाता है। उर्वरक ये होता है हमारा धावन पाउडर, ये धावन पाउडर और प्लास्टिक एवं कृत्रिम रेशे बनाने में, कृत्रिम रेशे बनाने में हम सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। नंबर सेकंड है हमारा पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम पदार्थ आप जानते होंगे, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम में आप ये ना समझें केवल पेट्रोल आता है। पेट्रोलियम में जितने हमारे जैसे पेट्रोल है, डीजल है, मिट्टी का तेल है, ये सब पेट्रोलियम पदार्थ में आता है। तो पेट्रोलियम उद्योगों में भी हम शोधन के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। तो पेट्रोलियम उद्योग के शोधन के लिए भी हम इनका प्रयोग करते हैं। और नंबर थर्ड है लेड, बैटरियों में भी हम H2SO4 का प्रयोग करते हैं। अब इधर देखेंगे हम, नंबर ए इसमें है NaOH, हमारा क्षारक है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग हम नंबर 1 साबुन व धावन पाउडर बनाने में, पाउडर बनाने में हम NaOH का प्रयोग करते हैं। और रेयान, नंबर बी है हमारा रेयान, रेयान, पॉलिएस्टर, डेक्रॉन, ये हमारे कांच होते हैं। तो जो रेयान बनाते हैं उनके निर्माण में भी हम, रेयान के निर्माण में सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। और नंबर सी यही लिख दूं, तो नंबर सी है कागज व लुगदी, लुगदी बनाने में भी हम
क्षारक का प्रयोग करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। और नंबर डी है, ये जो हमारे रासायनिक पदार्थ हैं, अनेक रासायनिक पदार्थों में रसायनों के लिए या के निर्माण में हम NaOH का प्रयोग करते हैं। अगला नंबर 2 है हमारा बी। तो बी में जैसे हमारा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। तो ये हमने आपको बताया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हमारा सफेदी बनाने के लिए प्रयोग किया ही जाता है। सफेदी का सूत्र ही है ये, सफेदी में ये प्रयोग लिया जाता है। नंबर बी है हमारा, तो ये ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम मैं बता चुका हूं, आप पिछली वीडियो में देख लीजिएगा। और इसका एक और सामान्य नाम है जिसे हम व्यंजक चूर्ण कहते हैं, और वैसे बता ही दूं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। नंबर सी है हमारा, मिट्टी की अम्लीयता के रूप में या मिट्टी की अम्लीयता को रासायनिकरण करने के लिए भी हम इसे प्रयोग में लेते हैं। मिट्टी की अम्लीयता के उदासीनीकरण में हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं, क्षार का प्रयोग करते हैं। अगला हम नंबर डी है, चमड़े के उद्योग में भी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। आगे है, ये तो मैं बता ही चुका हूं कि कठोर जल को मृदु बनाने के लिए भी हम क्षार का प्रयोग करते हैं। ये इसमें नंबर चलो ई लिखा दो। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। अगला है हमारा नंबर सी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका प्रयोग हम क्या करते हैं? तो इसका प्रयोग करते हैं हम क्लीजिंग एजेंट बनाने में। नंबर फर्स्ट है क्लीजिंग एजेंट बनाने में। नंबर सेकंड है इसका अमोनियम लवण बनाने में। अमोनियम लवण बनाने में। और नंबर अब डी है हमारा, तो डी है हमारा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस। तो इसका प्रयोग है, नंबर 1 है एंटासिड, जिसे हम प्रत्यम्ल कहते हैं। नंबर फर्स्ट एंटासिड या कहिए प्रत्यम्ल बनाने में। और नंबर सेकंड है, दिखाई दे रहा होगा, नहीं दे रहा है तो सुन ले। नंबर सेकंड है वस्त्र उद्योग में। तो ये हमारे अम्ल और क्षारकों के उपयोग हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसके बाद हमारे लवणों के गुण और उपयोग ये रह गए हैं। ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से हम इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और विशेष ध्यान दें हमारे इस चैनल को आप रोजाना प्रयोग कर ही रहे हो, आनंद लें इसका और अपने सभी साथियों को शेयर करें और सब्सक्राइब अधिक से अधिक सब्सक्राइबों का सहयोग दें। धन्यवाद।